प्यारे साथियों, राम राम सभी को। कैसे सभी? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे ये एसएससी का पेपर हुआ था, एसएससी का पेपर और एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था 4 जून 2019 को। इसमें जीएस के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, जीके जीएस के जो हैं वो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। हम इन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे आज की क्लास में। साथियों, क्लास में क्वेश्चन बहुत सारे, जो 25 क्वेश्चन है इनमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट अफेयर के क्वेश्चन रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। साथियों, करंट अफेयर के क्वेश्चन आज तो बदल चुके हैं, लेकिन अगर कोई एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हो, आप में से किसी ने आरआरबी का कोई भी पेपर भर रखा हो, तो एनटीपीसी के पेपर में, रेलवे के पेपर में, चाहे ग्रुप डी का पेपर क्यों ना हो, उनमें लगभग 1-2 साल तक की, 1.5 साल तक की क्या आ जाती है, करंट अफेयर आ जाती है। इसलिए 25 के 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलो एक एक करके इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को अभी हम शुरू करेंगे। और पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया, पहले क्वेश्चन में दे दिया साथियों, और क्वेश्चन का उत्तर सही पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा। यानी भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर नहीं है, मृत्यु हो गई है, किसी भी कारण से पद खाली है, तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा। पहला ऑप्शन दे दिया भारत का प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन दे दिया संसद के उम्मीदवार को चुना, और तीसरा ऑप्शन दे दिया भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, और चौथा ऑप्शन दे दिया भारत का मुख्य न्यायाधीश। साथियों, इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर बनेगा, आंसर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। आंसर डी यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है इस क्वेश्चन का उत्तर बन पाएगा। साथियों, ये तो जो हो गई सबसे जानकारी। साथियों, अगर मैं बात करूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो साथियों ऐसी स्थिति में 1-2 बातें और जानना जरूरी है। अब तक 2 व्यक्ति ऐसे रहे हैं। कौन से 2 व्यक्ति ऐसे रहे हैं? 2 व्यक्ति ऐसे रहे हैं जो भारत में उपराष्ट्रपति के पद पर थे, भारत में उपराष्ट्रपति के पद पर थे, और जब राष्ट्रपति की मृत्यु होगी तो उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने क्या किया, काम किया। तो ऐसे 2 व्यक्ति रहे हैं। साथियों, एक तो सबसे पहले 1969 के अंदर क्या हुआ था, भारत में राष्ट्रपति जो थे उनका नाम था, नाम से सब वाकिफ हैं, जाकिर हुसैन। साथियों, जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के पद पर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब भारत के राष्ट्रपति के पद पर मृत्यु होगी, और कहा जाता है, भारत का संविधान कहता है राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता। अगर पद कभी खाली नहीं है तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर देगा। उस समय जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी, तो साथियों उस समय भारत का जो उपराष्ट्रपति था, उस उपराष्ट्रपति का नाम था वीवी गिरी। साथियों, उस समय वीवी गिरी जो थे, वीवी गिरी ये भारत के उपराष्ट्रपति थे। वीवी गिरी भारत के उपराष्ट्रपति थे। साथियों, इन्होंने उपराष्ट्रपति जो थे, इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर दिया। आप सब जानते हैं, जब भी भारत का राष्ट्रपति का समय से पूर्व पद खाली हो जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव आयोग नए चुनाव करवा देगा, 6 महीने में। तो साथियों, वीवी गिरी ने सोचा क्यों ना 6 महीने के अंदर जो चुनाव होंगे, इन चुनावों में भाग ले और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में आप चले जाएं। तो ऐसी स्थिति में वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया। अब राष्ट्रपति पद पर नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी, वीवी गिरी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो साथियों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय जो थे उनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला जो थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो साथियों, मोहम्मद हिदायतुल्ला ने क्या किया था, उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। तो साथियों, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया। अब तक 2 व्यक्ति ऐसे हो गए, एक तो वीवी गिरी हो गए और एक मोहम्मद हिदायतुल्ला हो गए, जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। एक बार की और बात है, 1977 में भारत में राष्ट्रपति जो थे उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, ये वही फखरुद्दीन अली अहमद है जिन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की थी, राष्ट्रपति उनके कहने पर, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर, फखरुद्दीन अली अहमद। साथियों, फखरुद्दीन अली अहमद की भी पद पर रहते हुए क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर उस समय जो उपराष्ट्रपति थे, उस समय उपराष्ट्रपति जो थे, उन उपराष्ट्रपति का नाम था बीडी जत्ती। तो साथियों, बीडी जत्ती उस समय उपराष्ट्रपति थे, बीडी जत्ती। तो बीडी जत्ती ने क्या किया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर दिया। साथियों, अब तक 2 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो उपराष्ट्रपति थे। एक कौन था, एक ये था, कहाँ गए, वीवी गिरी, और एक बीडी जत्ती, और एक व्यक्ति ऐसा रहा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो साथियों, अब तक 3 व्यक्तियों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है।
इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे और 2 भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। साथियों, जब भी उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है और राष्ट्रपति भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो उस पद पर काम करेगा। तो इस क्वेश्चन में डी आंसर जो है ये आंसर बन पाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले ही क्वेश्चन के अंदर डैश दे दिया कि डैश राम पंथ के अराणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता लिखी थी। साथियों, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? ऑप्शन में दे रखा है साथियों वल्लभाचार्य, चैतन्य, तुलसीदास, निम्बार्क। साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा और सी में क्या दे रखा? तुलसीदास। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2019 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा भारतीय अमेरिकी टेलीविजन शख्सियत और खाद्य विशेषज्ञ डैश दे दिया को अपने नए सद्भावना राजदूत यानी गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। साथियों, ऑप्शन में दे दिया अजीज अंसारी, पद्मा लक्ष्मी, प्रियंका चोपड़ा और अनित महेंद्रू। साथियों, इस क्वेश्चन का बी आंसर जो है, बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, पद्मा लक्ष्मी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। साथियों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। साथियों, इसे इंग्लिश में कहा जाता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है क्या? ये यूएनओ के एक संस्था का नाम है, यूएनओ के एक एजेंसी का नाम है यूएनडीपी। साथियों, इसको लेकर एचएसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। एचएसएससी हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था और फीमेल का पेपर जो हुआ था 2018 में, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप एक नाम से वाकिफ होंगे, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे कहा जाता है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जो है, मानव विकास सूचकांक जो है ये कहा जाता है इसे मानव विकास सूचकांक। साथियों, एचडीआई जारी करने वाली संस्था कौन है? तो एचडीआई जारी करने वाली संस्था यूएनडीपी है। साथियों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर के अंदर कि एचडीआई जो है, इस एचडीआई का जनक कौन था? पहली एचडीआई किसने तैयार की थी? तो साथियों, पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे। पाकिस्तान जो है, इस पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री ने 1987 के अंदर पहली बार एचडीआई का निर्माण किया था, जिनका नाम था मोहम्मद उल हक। मोहम्मद उल हक जो थे, मोहम्मद उल हक ने सबसे पहले क्या किया था? एचडीआई का निर्माण किया था। साथियों, एचडीआई निर्माण करने वाली संस्था पूछा गया था, सॉरी एचडीआई का निर्माण करने वाली रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन थी? तो यूएनडीपी थी। हरियाणा पुलिस के पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर है? पहला ऑप्शन दे दिया कपूरथला, दूसरा दे दिया दतिया, तीसरा बांसवाड़ा, चौथा नागदा। साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कपूरथला। कपूरथला पंजाब के अंदर है। और साथियों, पहले स्थान पे तो कपूरथला रहा था, दूसरे स्थान पे बांसवाड़ा था, तीसरे स्थान पे नागदा रहा था। तो तीनों मैंने वैसे भी बता दिया आपको। साथियों, इसको लेकर क्वेश्चन को और क्या पूछा जा सकता है? जनगणना से लेकर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है? साथियों, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी कहा जाता है, जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। साथियों, जनसंख्या को लेकर क्वेश्चन पेपर में और भी बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ये जनसंख्या जो है इसको लेकर, जनगणना को लेकर पेपर में क्वेश्चन आते हैं। जनगणना 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 साथियों, पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 के अंदर, 1872 में पहली जनगणना हुई थी। किसके काल में हुई थी साथियों? लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना हुई थी। पहली नियमित जनगणना भी पेपर में पूछ लिया जाता है। नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। साथियों, लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। स्वतंत्र भारत की भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। साथियों, ये भी पूछ लिया जाता है महान विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? महान विभाजन वर्ष। तो जनसंख्या की दृष्टि से महान विभाजन वर्ष कहा जाता है 1921 के अंदर। साथियों, ऐसी स्थिति में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनगणना जो है प्रत्येक कितने साल के ऊपर करवाई जाती है? साथियों, ये प्रत्येक 10 वर्ष जो है, 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना जो है करवाई जाती है। 2011 की जनगणना है साथियों, इसके उपायुक्त पूछ लिए जाते हैं।
इसका उपायुक्त कौन था, सेंसस कमिश्नर कौन था, तो सी चंद्रमौली जो था, सी चंद्रमौली वो इसमें उपायुक्त थे, सेंसस कमिश्नर थे। साथियों 2011 के बाद अगली जनगणना कब होगी, 2021 में होगी, और 2021 आने में भी 6 महीने का टाइम और है। 2021 अगले साल भारत सॉरी जनगणना हो सकती है भारत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। साथियों ये जो यहाँ लिखे हुए हैं ये ऑप्शन दे रखे हैं, और यहाँ बी कर देंगे आप, यहाँ सी कर देंगे और यहाँ डी कर देंगे, वो प्रिंट मिस हो गया। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ए राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ए सही आंसर होगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखो साथियों 25 क्वेश्चन आए थे एक पेपर के अंदर, और इन 25 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन आगे जनगणना को लेकर, 2 क्वेश्चन आगे इस सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है 2011 की जनसंख्या के। साथियों पहला ऑप्शन दे दिया उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। साथियों सभी को पता है इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है इसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी 2011 के अनुसार। साथियों थी कितनी, तो 19.96 थी, यानी 19,96,00,000 जो थी ये उस समय भारत में जनसंख्या रही थी सबसे ज्यादा। साथियों क्षेत्रफल के अंदर पूछ लिया जाता है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य रहा था राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है, सुनामी डैश के कारण आती है, सुनामी डैश के कारण आती है। पहला ऑप्शन दे दिया अचानक टूटने वाली, साथियों यहाँ लिख लेंगे आप चट्टान, अचानक टूटने वाली चट्टान। बी ऑप्शन में लिख लेंगे कम वायुमंडल, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है पानी के भीतर ज्वालामुखी गतिविधि, और चौथा ऑप्शन दे दिया पानी के तट पर चलने वाली तेज हवाएं। तो साथियों पानी के अंदर चलने वाली तेज हवाओं के कारण ज्वाला सुनामी नहीं आती, चट्टानों के टूटने से ज्वालामुखी नहीं आती, कम वायुमंडल के कारण ज्वालामुखी नहीं आती। 3 आंसर नहीं है, चौथा बच गया, इसका आंसर होगा। तो साथियों आंसर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आप सब जानते हैं जैसे ये धरातल है, इधर का हिस्सा धरातल है, और धरातल के साथ साथ यहाँ जो हिस्सा है वो पानी का हिस्सा है। साथियों अगर इस क्षेत्र के अंदर अगर भूकंप आएगा तो सागरीय लहरों के अंदर एकदम से ऊंचाई उठेंगी, और यही कारण है कि सुनामी आ जाएगी। साथियों भूकंप यहाँ ऑप्शन में बता नहीं रखा, लेकिन ज्वालामुखी गतिविधि कह रखा है, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन का अग्रदूत कौन था। साथियों ऑप्शन दे दिया नामदेव, जयदेव, रामानंद, विवेकानंद। साथियों रामानंद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था, प्रथम मुगल सम्राट पूछा तो कौन था, तो क्या बाबर था, शाहजहां था, हुमायूं या अकबर, कौन था। साथियों सभी को पता है इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यानी बाबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। साथ ही आपने एक नाम सुना है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने अधिकार किया था, या 5 वंशों ने अपना शासन किया था। इन 5 वंशों में से साथियों अंतिम वंश जो था, ये अंतिम वंश का नाम था लोधी वंश। साथियों अंतिम वंश का नाम था लोधी वंश। साथियों लोधी वंश का भी अंतिम शासक कौन था, लोधी वंश का भी अंतिम शासक जो था, अंतिम शासक, उस अंतिम शासक का नाम था इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। साथियों पेपर में ये पूछ लिया था लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो साथियों बहलोल लोधी जो था, बहलोल लोधी, इसने लोधी वंश की स्थापना की थी। अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। साथियों 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसे नाम दिया गया पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो था, इस युद्ध में इब्राहिम लोधी जो था, ये इब्राहिम लोधी हार गया था, बाबर जीत गया, और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था इब्राहिम लोधी, जो युद्ध भूमि के अंदर मारा गया था, जो युद्ध भूमि में मारा गया था। युद्ध भूमि के अंदर क्या किया था, युद्ध भूमि के अंदर मारा गया था, पहला शासक था इब्राहिम लोधी। साथियों अगला क्वेश्चन देखते क्या है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा बाबर। साथियों इसमें से और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बाबर तो पहला वो शासक था, बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, तो बाबर के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा था, हुमायूं के बाद कौन गद्दी पर बैठा था, अकबर गद्दी पर बैठा था, अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा था, जहांगीर के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा था, शाहजहां के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठा था। औरंगजेब के बाद 1707 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, 1707 में जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो
उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था गद्दी को लेकर मुगलों के अंदर। तो उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया और अंतिम मुगल शासक जो था वो ये था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो था, बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह द्वितीय। साथियों ये जफर के नाम से कविता लिखता था, इसी कारण इसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था। तो ये थे मुगल बादशाहों का क्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते तो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? ऑप्शन दे दिया भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ए जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ए, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, यानी भारत का उपराष्ट्रपति। साथियों भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का होगा। अगर कार्यकाल समय से पूर्व अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, लेकिन भारतीय संविधान कहता है कि भारत का राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता, लेकिन अगर समय से पूर्व उन्होंने पद छोड़ दिया, या तो उन्होंने पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, एक कारण तो हो गया इस्तीफा दे दिया, दूसरा कारण ये भी तो हो सकता है पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाए, और तीसरा कारण ये भी तो हो सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनको पद से हटा दिया। साथियों तीनों में से कोई भी कारण होगा, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा और उसी समय से उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर देगा। और यही कहता है कि आने वाले 6 महीने के अंदर क्या होगा, आने वाले 6 महीने के अंदर नए चुनाव करवाए जाएंगे, आने वाले 6 महीने में नए चुनाव करवा दिए जाएंगे। राष्ट्रपति जो है ये अगर इस्तीफा देता है तो इस्तीफा किसको देता है? ये इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। अब यहाँ से साथियों 2 बात क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये पता चल गया कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। साथियों उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, यानी राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर बन पाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्च 2000, ये क्वेश्चन नंबर 11 मार्च मत पढ़ लेना इसको। मार्च 2019 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे आईआईटी कहा जाता है, मद्रास के शोधकर्ताओं और ESPN क्रियमकोद विशेषज्ञों द्वारा या डैश खेल का विश्लेषण करने के लिए एक नई मैट्रिक्स सुपर स्टेटस का शुभारंभ किया गया था। साथियों ऑप्शन दे दिया फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन। साथियों सभी को पता है इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा सी, यानी क्रिकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहाँ पर है? ऑप्शन में दे दिया लद्दाख, दे दिया कन्याकुमारी, दे दिया अंडमान, दे दिया श्रीनगर दे दिया। साथियों ये क्वेश्चन पेपर के अंदर अनेकों बार आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा बी जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यानी कन्याकुमारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। धातु ऑक्साइड का स्वरूप डैश होता है। धातु ऑक्साइड का स्वरूप कैसा होता है? अम्लीय होता है, कार्बनिक होता है, तटस्थ होता है या क्षारीय होता है? साथियों इस क्वेश्चन का डी आंसर जो है, डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा डी। आंसर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक डैश को, कौन सी तारीख को संपूर्ण बिहार में बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन दे दिया 21 दिसंबर, 22 फरवरी, 22 मार्च और 21 जनवरी। साथियों 22 मार्च 1912 को बम्बई प्रेसिडेंसी से निकलकर बिहार अलग हुआ था। तो 22 मार्च को प्रत्येक साल बिहार क्या मनाता है? अपना बिहार दिवस मनाता है, राज्य का स्थापना दिवस मनाता है। तो साथियों आंसर सी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 22 मार्च। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को अलग कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि कार्बनिक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है साथियों न्यूक्लिक एसिड, साइनाइड्स, प्रोपेन और मीथेन। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, साइनाइड्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश को पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ब्रैकेट में लिख दिया साथियों पेटा, PETA। साथियों इस पेटा की फुल फॉर्म क्या बनती है? ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स जो है पेटा की फुल फॉर्म बनती है। इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2018।
साथियों अगर कोई आरआरबी की तैयारी कर रहा है, चाहे उसने एनटीपीसी का कोई फॉर्म भरा हो, आरआरबी चाहे उसने एनटीपीसी के लिए कोई फॉर्म भरा हो, चाहे उसने जीडी क्लर्क के लिए कोई भी फॉर्म भरा हो, तो सभी के अंदर रेलवे के में क्या होता है कि वो लगभग 1 से 1.5 साल या 2 साल तक की जीएस जो करंट अफेयर होती है वो पूछ ली जाती है पेपरों के अंदर। इसलिए 2018 भी अभी तक इम्पोर्टेंट रहेगी। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा कि दिया मिर्जा, सोनम कपूर, युक्ता मुखी, सुष्मिता सेन। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सोनम कपूर जो है, आंसर बी ऑप्शन के अंदर जो दे रखा है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को क्या करती है, कम करती है। साथियों ऑप्शन दे रखे नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। साथियों ये तो कई सारी फिल्मों के अंदर देखते हैं। फिल्मों के अंदर कई बार ऐसा होता है, कोई बहुत कई प्रकार से क्या होता है फिल्मों के अंदर क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल के अंदर कई बार ऐसा होता है, कोई जैसे विलेन होता है वो हॉस्पिटल के अंदर क्या करता है, डॉक्टर के सेट वेट करने के बाद वो करते हैं वुमन जो व्यक्ति हैं उनके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं इनको बेचने का काम करते हैं। तो वो ऐसी स्थिति के अंदर वो कई बार देखते हैं, आप एम्बुलेंस के अंदर उनको कार्बन मोनोऑक्साइड सुंघा दी जाती है जिससे उनका ब्रेन डेड हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उनकी बॉडी से जितने भी वो ऑर्गन्स बेचने लायक हैं उनको वो वहाँ से निकाल कर उनको क्या करते हैं, बेच देते हैं, व्यापार करते हैं, उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तौर पर उनका काम लेते हैं। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा आंसर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा जो ऑक्सीजन है शरीर के अंदर जा रही है उसमें कमी आ जाती है और ऑक्सीजन अगर शरीर में नहीं पहुंचेगा तो शरीर तो वैसे खत्म हो जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है, मार्बल कैंसर होता है, मार्बल कैंसर क्या है ये पूछा गया था। तो ऑप्शन दे दिया, संगमरमर की खदानों के कारण मिट्टी का क्षरण, खानों में काम करने वाले के कारण मानव में कैंसर, संगमरमर की खदानों के कारण पशुओं में होने वाली बीमारी, या अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर का क्षरण होना। साथियों अम्लीय वर्षा के कारण क्षरण होना ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। अम्लीय वर्षा के कारण क्षरण होना संगमरमर का, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले में जयमल और कैलाश शूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई हैं, छतरियां बनाई गई हैं। इस प्रकार से जो छतरियां हैं वो छतरियां बना दी। और साथियों ऐसी स्थिति के अंदर वो छतरियां जो हैं वो किन के शूरवीर के सम्मान में बनाई गई हैं, कहाँ बनाई गई हैं वो छतरियाँ, ये पूछ रहे हैं। वो छतरियाँ कहाँ बनाई गई साथियों, तो वो छतरियाँ बनाई गई जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी के में अपने प्राण त्याग दिए थे। साथियों ऑप्शन क्या आ जाए, ऑप्शन दे रखे चित्तौड़गढ़, आमेर का किला, कुंभलगढ़, रणथंभौर। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, चित्तौड़ का जो किला है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन 2019 किस शहर में आयोजित किया गया था। साथियों 2019 में ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो साथियों यहाँ दे दिया बेंगलुरु, बी ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट है, सी जामनगर, डी मुंबई। तो साथियों नई लगा रखा तो शायद दिल्ली ही होगा यहाँ, तो नई दिल्ली ही इस क्वेश्चन का उत्तर भी बनेगा, यानी बी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, नई दिल्ली जो है ये आंसर होगा। जाट और शवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। साथियों जाट और शवार ये इंग्लिश में लिखा हुआ है इस प्रकार से, जाट और शवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। जोतारी प्रणाली, जमींदार प्रणाली, इकतारी प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर जो रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। साथियों अकबर जो था, अकबर के समय में 1595-96 में मनसबदारी प्रथा जो है, मनसबदारी, इस मनसबदारी को लागू किया गया था। साथियों अबुल फजल रहता था, अबुल फजल नाम से वाकिफ होंगे। अबुल फजल के अनुसार मनसबदारी जो थी वो 66 श्रेणियों के अंदर थी, लेकिन अकबर जो है, अकबर ने इसको 2 श्रेणियों में बांट दिया था। कौन कौन सी 2 श्रेणी थी साथियों, एक श्रेणी जो जाट लिखा हुआ ना, यहाँ जात है, जात,
क्योंकि ये JAT जाट बनता है, यहाँ जाट नहीं बनता, लेकिन इंग्लिश हिंदी में इसको जाट लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, इसको जात कर लेंगे। जात के आधार पर निर्धारित किया जाता था कि उनको वेतन कितना दिया जाएगा, ये निर्धारित। और दूसरी दो थी वो सवार थी, सवार सवार के आधार पर निर्धारित किया जाता था कि किसके पास कितनी सेना है, ये सवार के आधार पर निर्धारित किया जाता था। तो केवल दो ही श्रेणी मनसबदारी की अकबर ने केवल दो ही श्रेणियों में रखा गया था इनको। तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा जो है इसकी शुरुआत भी की थी। तो साथियों डी ऑप्शन जो है मनसबदारी, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन दे दिया, मुझे एक विजेता के रूप में जीतने दो, मुझे जीतने और साबित करने दो, मुझे हारने दो, यह ठीक है, जीतने दो लेकिन अगर मैं नहीं जीत सकता मुझे कोशिश में बहादुर बनने दो। साथियों ये जो लाइन दे रखी है, लाइन ये बड़ी सारी लाइन है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी आंसर कौन सा होगा? डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एडमिरल डैश ने नौसेना के 24वें प्रमुख के रूप में भारतीय नौसेना की कमान संभाली थी। साथियों दिस पेपर की तारीख थी 4/6/2019, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। और मई के महीने में उन्होंने अपने पद को संभाल भी लिया था, जिनका नाम है करमबीर सिंह जो है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा डी आंसर। बाकी विपिन रावत, सुनील लांबा और विपिन बोरा ऑप्शन में दे रखे हैं। डी सही आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। मार्च 2019 में भारत ने विकास भागीदारी कार्यक्रम के तहत नेपाल के एक शैक्षणिक परिसर के निर्माण के लिए नेपाली रुपए का वित्तीय अनुदान प्रदान किया। साथियों 55.5 मिलियन, 45.5 मिलियन या 25.5 मिलियन या 35.5 मिलियन। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन पाएगा? साथियों आप सब जानते हैं वर्तमान में भारत और नेपाल के बीच थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है, किसी कारण से वो सीमाओं को लेकर चल रहा था। लेकिन 2019 के अंदर जब ये सहायता दी गई थी तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं थी जिसके आधार पर ये शायद भारत ने ये पहल जरूर की थी कि नेपाल के अंदर शैक्षणिक परिसर के निर्माण पर क्या किया जाएगा? वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। साथ ही इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है गया? 35.5 जो है 35.5 सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 35.5 मिलियन जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा 35.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। एशियाई विकास बैंक जिसे एडीबी कहा जाता है और ब्रैकेट में लिख भी दिया था मैंने, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आउटलुक अनुपूरक चालू वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 7.3% और अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 10% बनाए रखा है। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का उत्तर जो रहेगा वो रहेगा पहला ऑप्शन दे दिया इसने 7